बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएचएस 2025 पेपर केमिस्ट्री पोर्शन क्वेश्चन नंबर 82 से 126, ये टोटल 45 क्वेश्चंस हैं और ये हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 82 से है नंबर 81 तक बायोलॉजी है, पेपर आईडी डी है। द वैल्यू ऑफ आर जनरल गैस कांस्टेंट इन जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन में कौन सी वैल्यू होगी आर की? देखिए 8.314 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 62.4, ऑप्शन सी 0.821 और ऑप्शन डी 62,400। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 8.314। ये जो है इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल पर केल्विन। और ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100% या 99% बच्चों को ये क्वेश्चन आता होता है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई फिनोल रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH बट अल्कोहल डॉट। के जो आपका फिनोल है वो एक्वस NaOH से रिएक्ट करता है जबकि अल्कोहल नहीं करता। इन अदर वर्ड्स फिनोल एसिडिक है और अल्कोहल नहीं है। तो उसके चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा देखते हैं। देखिए फिनोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, इसका एसिडिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये तो बिल्कुल एक ऐसा ऑप्शन है जिसका कोई मतलब लॉजिक नहीं बनती कि ये ठीक हो सके। अल्कोहल्स कंटेन स्ट्रॉन्ग OH बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय वीक बेसिस। देखिए OH बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी केस में, लेकिन NaOH वीक बेस तो नहीं है। इस ऑप्शन की भी सेंस नहीं बनती। फिनोल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट फैसिलिटेट आयोनाइजेशन, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर फिनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, आयोनाइजेशन को फैसिलिटेट नहीं करेगा, फिर आयोनाइजेशन मुश्किल हो जाएगी। और ऑप्शन डी फिनोल इज वीकली एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन। फिनोल क्या है? वीकली एसिडिक है जिसकी वजह से वो NaOH से रिएक्ट करता है। और इसके एसिडिक होने के रीजन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन की जो फेनॉक्साइड आयन है उसमें क्या होती है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है? फिनोल जो है वो वीकली एसिडिक होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इन प्रोपीन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैप ऑफ। अच्छा, पाई बॉन्ड किससे बनेगा? पैरेलल ओवरलैप ऑफ एस ऑर्बिटल नहीं, एस ऑर्बिटल तो पैरेलल ओवरलैप ही नहीं करता। पैरेलल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, यस सही है, लेकिन बाकी दो ऑप्शन भी देखते हैं। पैरेलल ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी पैरेलल ओवरलैप में नहीं जाते। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो पैरेलल ओवरलैप कौन करेगा यहाँ पे? पी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है एन एंजाइम दैट इज यूज्ड टू डिकम्पोज लिपिड इनटू फैटी एसिड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज और यूरेज। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है जो कि लिपिड्स को तोड़ता है? तो वो कौन है? लाइपेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूल हैविंग वन लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर्स। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, उसकी शेप क्या होगी? बेंट या एंगुलर, ट्रायगोनल, ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल प्लेनर। देखिए यहाँ पर भी बड़ा वाज़िह क्वेश्चन है कि अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, तो ये समझिए ये लोन पेयर है। अब ये शेप कैसी है तो ट्रायगोनल, लेकिन किस तरह की है? पिरामिड की तरह की है। इट मीन्स कि ये क्या है? ट्रायगोनल पिरामिडल है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल प्लेनर क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रायगोनल प्लेनर में टोटल बॉन्ड पेयर ही तीन होते हैं। तो वो क्या बनाता है? वो इस शेप में बनाता है। ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप है। ये शेप जो है ना ये ट्रायगोनल प्लेनर है। अच्छा, बेंट क्यों नहीं है? क्योंकि बेंट के लिए दो लोन पेयर होते हैं तो फिर बेंट होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रायगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 87। कन्वर्जन ऑफ डाई हेलोअल्केन इनटू अल्काइन डज नॉट इन्वॉल्व। इसमें क्या नहीं होता? ऑप्शन जो गलत है वो बताना है। ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी एलिमिनेशन, ऑप्शन सी बेस और ऑप्शन डी हीट।
क्या रिक्वायर नहीं है। देखें, ये प्रोसेस एलिमिनेशन है, इसमें बेस यूज होता है, और हीट। क्या, कौन सा प्रोसेस है जो नहीं होता यहाँ? वो क्या है? एडिशन नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन है एडिशन। यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये एडिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि डाई एल्केन्स में हम कोई मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो अल्काइन बन जाएगा। पहली बात तो ये है कि डाई एल्केन्स जो है वो इटसेल्फ एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो वहाँ यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकती है या एलिमिनेशन हो सकती है, एडिशन हो नहीं सकती। सो एडिशन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, एडिशन नहीं होती। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या नहीं होता, तो एडिशन। नेक्स्ट, majority of reaction taking place at ordinary temperature with negative delta H value। देखिए, नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू के साथ कौन से रिएक्शन होते हैं? एंडोथर्मिक जो होते हैं वो पॉजिटिव डेल्टा एच वैल्यू के साथ होते हैं। तो एक्सोथर्मिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू के साथ होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये क्या होगा? ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू के साथ थर्मली स्टेबल नहीं होते, और रिवर्सिबल जो है वो कोई भी हो सकते हैं, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। सो बाकी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू के साथ क्या होगा? एक्सोथर्मिक। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉइन एज मेटल। ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो कॉइन एज मेटल इनमें से कौन सा है? कॉइन एज वो होते हैं जो कि कॉइन मेकिंग में यूज होते हैं। तो कॉपर जो है ये क्या है? ये कॉइन एज मेटल है। प्लेडियम, कैडमियम और मरकरी जो है ये कॉइन एज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है और इसको बहुत ध्यान से करना है। वो क्या है? कंसिडर द गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये बैलेंस इक्वेशन को कंसिडर कीजिए। 2H2 प्लस O2 2H2O, सिंपल वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन है। फिर इस डाटा के मुताबिक इसको सॉल्व करना है कि 4 ग्राम H2 reacts with 32 gram O2 and produces 28 gram of water. What is the percentage yield of the reaction? मोलर मैसेज उसने दे दिए हैं और ऑप्शंस दे दिए हैं कि कौन सी करेक्ट परसेंटेज यील्ड है इस रिएक्शन की। तो देखें, आपको पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी होगी, और थ्योरेटिकल यील्ड के लिए कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। देखिए, 4 ग्राम H2 है तो 2 मोल्स होगा, और 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो वो 1 मोल होता है। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ही इसको थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2 मोल्स हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, क्योंकि गिवन डाटा के मुताबिक भी 2 मोल हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन है। तो 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो 2 मोल वाटर बनना चाहिए, यानी 36 ग्राम वाटर बनना चाहिए थ्योरेटिकली। लेकिन एक्चुअली कितना बनता है? 28 ग्राम। तो क्या है? एक्चुअल यील्ड आपकी 28 ग्राम है, थ्योरेटिकल कितनी कैलकुलेट हुई है? 36 ग्राम। तो 28 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो देखें 27/36 करते हैं तो 75% आता। लेकिन 28/36 करेंगे तो ये आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 77.8%। ये इसका क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद है अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to weaken the existing bonds to an extent that can be broken through Lian is called bond energy, activation energy, average energy और enthalpy। देखिए, existing bonds को क्लियन के जरिए ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस जो है वो आपको बता देगी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to weaken the existing bonds to an extent that can be broken through Coulomb's is called। अब ये सिंपल बॉन्ड एनर्जी नहीं है, वो तो हम हीट से ब्रेक कर सकते हैं। अब कुलियंस के जरिए मॉलिक्यूल ने ब्रेकअप हो, कुलियंस के जरिए बॉन्ड्स को ब्रेकअप करना है, तो वो उसके लिए जो जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 में बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, और ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जी आर +6 -2 एंड -1। तो मॉलिक्यूल का पॉसिबल फार्मूला क्या होगा जब एटम्स कंबाइन करेंगे? X3YZ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी XY2Z2, XYZ2 और XY2Z। अब इसको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, x जो है अगर वो +6 है और y -2 है,
तो ये दो हैं, तो और z-1 है, ये भी 2। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है -2 इंटू 2 -4 प्लस 6 क्या आएगा +2, और इसका क्या आएगा -2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x2y2 इसका जो है वो क्या है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। x3y z क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दोनों कंबाइन हो तो ये +6 है, तो ये इनका -3 और इसका +6 होना चाहिए, तो +6 यहाँ आना चाहिए, 3 यहाँ पे चले जाना चाहिए। एक्स वाई Z2 भी नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि एक्स वाई कंबाइन करें तो +4 बनता है, तो यहाँ पे फिर +4 आए तो फिर तो ठीक है, यहाँ तो 4 आए और यहाँ 2 आए तो फिर तो ठीक है। और XY2Z भी नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि फिर जिंक का जो चार्ज है वो इधर आ गया, वो एक्स वाई का जो है वो यहाँ नहीं आया। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या है, XY2Z2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, और ये आसान क्वेश्चन है। इसमें कौन सा सेट क्वांटम नंबर का अलाउड नहीं है, तो देखिए आपने ये देखना है कि किस सेट में जो वैल्यूज हैं वो गलत दी हुई हैं। देखें n2 के साथ l की वैल्यू 1 हो सकती है, m0 हो सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है +1/2 हो सकता है, ये ओके है। फिर बी में देखें n3 के साथ भी l0 हो सकता है, m0 हो सकता है और स्पिन -1/2 हो सकती है। ऑप्शन सी देखें, n2 के साथ l2 नहीं हो सकता, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती हैं, n-1 तक जाती हैं, 0 से n-1 तक होती हैं। इट मीन्स कि n2 है तो l की वैल्यू मैक्सिमम जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, क्योंकि l की दो वैल्यूज हो सकती हैं, n की 2 वैल्यूज के लिए 0 और 1। लिहाजा यहाँ पर l इज टू 2 नहीं हो सकता, लिहाजा ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और उसने भी क्या पूछा कि कौन सा अलाउड क्वांटम नंबर नहीं है। यहाँ डी को देख लेते हैं, ये भी एन की वैल्यू के लिए l0 हो सकता है, m0 हो सकता है और s+1/2 हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों जो हैं ये अलाउड वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू जो है ये अलाउड नहीं है। इसके बाद है, ये भी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन 94 केमिकल काइनेटिक्स से है, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मतलब ट्रिकी नहीं है, सिंपल सा ही है। 2a+b 3c+d। अब यहाँ पर देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेसेस रिएक्शन रेट, कौन सा रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं करता। एक बात याद रखिएगा कि रिएक्टेंट के हिसाब से जब लिखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और प्रोडक्ट के हिसाब पॉजिटिव साइन के साथ, और जितना कोफिशिएंट आ रहा होगा वो 1 में आ जाएगा। अब देखें इस रिएक्शन को हम बी के साथ लिखें तो -dB/dt ठीक लिखा हुआ है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसको देखें dt/dt भी सेम है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो dt/dt जो है वो रिएक्शन रेट को सही एक्सप्लेन कर रहा है। -1/2 dA/dt, ये भी ठीक है, क्योंकि 2 के साथ कोफिशिएंट ए के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और नेगेटिव का साइन इसलिए कि रिएक्टेंट है। अब ये देखिए ये क्या है, -1/3 dC/dt। देखें यहाँ पर अगर ये प्लस होता तो फिर ठीक होता, ये माइनस है तो ये ठीक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ये वाला ऑप्शन डी जो है वो रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बाकी वाले तीनों जो है वो रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन 95, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन, कौन सा ज्यादा आसानी से रिड्यूस होगा ये बताना है कि इन तीनों में H पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, जितनी मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी उतना वो आसानी से रिड्यूस होगा। H की होती है 0.0, कॉपर की होती है 0.034 और सिल्वर पॉजिटिव की होती है 0.80। तो जाहिर है सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है, सिल्वर की है, तो सिल्वर सबसे ज्यादा आसानी से होगा, उससे कम आसानी से कॉपर और उससे कम आसानी से हाइड्रोजन। जैसा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर क्या होगा, वो ऑप्शन सी होगा। फिर है एसिटाल्डिहाइड गोज अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्यों, देखिए अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी और ये भी, सारे रिड्यूसिंग है सिवाय ऑप्शन सी के, जहां पर सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, वो कौन है, K2Cl2O7। तो अंडरस्टूड है कि एसिटाल्डिहाइड अगर एसिटिक एसिड में जा रहा है तो यही इसको लेके जा रहा होगा, बाकी सारे तो रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ये भी आसान क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, भाई जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक होंगी उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो एसीटोन एसिटाल्डिहाइड ये दोनों तो पोलर हैं,
और इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। इन दोनों में क्या होती हैं, वैन डर वाल्स या लर्नर डिस्पर्शन। लेकिन इसमें जो लर्नर डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो बेंजीन से वीक होती हैं। तो यहाँ पर सबसे वीक फोर्सेस वाला कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का जो वेपर प्रेशर है ये सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन 97 का सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 98, टर्मिनल अल्काइंस शो एसिडिक करेक्टर ड्यू टू। किस वजह से एसिडिक करेक्टर शो करते हैं? ऑप्शन ए, टर्मिनल कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, टर्मिनल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, टर्मिनल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, टर्मिनल कार्बन एटम्स शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टर्मिनल कार्बन एटम्स और sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो कार्बन की तरफ लोकलाइज होगा। तो जिस पे कार्बन पे, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो होगा वो सिग्निफिकेंटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से वो अपना जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है जो टर्मिनल पोजीशन पे है वो क्या कर सकता है, अल्काइन लूज कर सकता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो बाकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। फिशर स्टेरिफिकेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं एस्टर, और साथ में एक स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। तो रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है जिसमें एस्टर बनता है वो क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट के साथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया या अल्कोहल, इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और एक प्रोडक्ट बन रही है। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय क्वांटम नंबर। शेप ऑफ ऑर्बिटल को कौन सा क्वांटम नंबर डिटरमिन करता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए कौन सा क्वांटम नंबर होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 101, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एक्सेप्ट। कौन सी थ्योरी सिग्मा और पाई बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन बताती है? अब यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि करेक्ट हो सकते हैं, देखें, एमओटी और वीबीटी, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन बताती हैं। वेस्पर जो है शेप्स बताती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के मुतालिक नहीं बताती, लेकिन मॉलिक्यूल्स की शेप्स जरूर बताती है। उसमें हम देख जरूर सकते हैं कि कौन से बॉन्ड्स मौजूद हैं। लेकिन सीएफटी जो है ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पे होती है, तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करती। लिहाजा यहाँ पे जो मोस्ट करेक्ट आंसर है या मोस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अक्सर बच्चे यहाँ पर वेस्पर लगा देते हैं, हालांकि ये फिर भी किसी न किसी तरह बॉन्डिंग से लिंक्ड है, कम से कम मॉलिक्यूल की शेप्स तो एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन इसका तो बिल्कुल बॉन्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग बताती है कि डी ऑर्बिटल जब लिगेंड करीब आता है तो डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट करता है तो उसकी स्प्लिटिंग बताती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सीएफटी। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये सबको पता होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और कितनी होती है, 6.626 10⁻34 जूल इनटू सेकंड। तो यहाँ पे +34 वाली और -34 वाली अक्सर बच्चे इन दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कौन सी होती है, 6.626 10⁻34 जूल इनटू सेकंड। फाइनल इक्वेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं रेट इक्वेशन या रेट लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रेट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी इज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या कोपॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर होता है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनको हीट किया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। लिहाजा ये कैसा पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग इसके अपोजिट होते हैं जो कि हीट करने पे हार्ड हो जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 104, क्वेश्चन नंबर 104 का, वो क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 105, which of the following is true about pressure of ideal gas at -273। -273 से पहले पहले जो भी आपकी गैस होगी वो क्या हो जाएगी, सोलिडिफाई हो जाएगी कम्प्लीटली। जैसा प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, 1 atm 2 atm 3 atm नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 0 atm।
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक बफर, कौन सा बफर बेसिक है? NH4OH, NH4Cl, NaOH, NaCl, NaOH, HCl, H2CO3, NaHCO3। लेकिन बेसिक बफर किस चीज से मिलकर बनता है? वीक बेस और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब यहाँ पे देखिए वीक बेस कौन है, ये वीक बेस है और ये उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है। ये वीक बेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का चाहे NaCl हो या उसके साथ HCl हो, उसके साथ बफर नहीं बनेगा। और ये क्या है, ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड जो है वो क्या बनाएगा, एसिडिक बफर बनाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि NH4OH, NH4Cl, ये क्या होगा, ये बेसिक बफर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 107, व्हाट हैपेंस व्हेन H पॉजिटिव इज एडेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl बफर। इस बफर में जब H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो क्या होगा, मोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, तो वो मजीद कैसे बन सकता है? रिएक्शन विल मूव रिवर्स, नहीं, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, ये करेक्ट ऑप्शन है। और नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। वो कैसे? देखें, NH4OH आयनाइज होता है, OH आयंस प्रोड्यूस करता है, तो जब H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये OH आयंस रिएक्ट करेंगे। जब OH आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू लिशेटियर प्रिंसिपल ये मजीद आयोनाइज होगा। आयोनाइज होगा तो किस फॉर्म, किधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। लिहाजा रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, what is the general requirement for free radical substitution reaction between ethane and halogen? halogen और इथेन के बीच में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है? लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हीट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए यूवी लाइट और हीट चाहिए होती है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या होता है इस केस में? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते। क्वेश्चन 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन? कौन सी चीज जो है वो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी, टू फॉलो हकल रूल और हाई रिएक्टिविटी। देखिए बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, तो इसमें एरोमेटिसिटी तो होती है। बेंजीन हाईली स्टेबल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, और उसके बाद डिबाई हकल रूल को भी फॉलो करता है। लिहाजा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? हाई रिएक्टिविटी। ये बात बेंजीन के लिए ट्रू नहीं है, और हमने यहाँ क्या बताना था कि कौन सी बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? हाई रिएक्टिविटी बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक। correct arrangement of orbitals according to the size of hybridized orbital, size of hybridized orbitals को क्या करना है, अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मीन पहले सबसे जरा बड़े साइज वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा साइज जो होता है वो sp3, फिर sp2, फिर sp। तो बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। इसके बाद क्वेश्चन 111, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2। अच्छा, पेपर में ये हाफ O2 नहीं लिखा हुआ, प्लस वाटर गोस्ट, ये दोनों रिएक्ट करते हैं H2 प्लस हाफ O2 और क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में H2 और O2 मिलकर वाटर बनाते हैं, तो कितनी हाइड्रोजन चाहिए? हाफ मोल चाहिए? नहीं, हाफ मोल नहीं चाहिए, कम से कम इस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल कितनी होती है? 22.4 डीएम क्यूबिक। ठीक है, 10 डीएम क्यूबिक नहीं चाहिए, 58 भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 22.4 डीएम क्यूबिक। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो पेपर के अंदर एरर है वो क्या है? ये H2 प्लस O2 के हिसाब से करें तो यहाँ पर फिर एक साइड प्रोडक्ट एटॉमिक ऑक्सीजन बनानी चाहिए, क्योंकि H2O बनेगा तो साथ इंटरमीडिएट या कोई साइड प्रोडक्ट एटॉमिक ऑक्सीजन बननी चाहिए, तब 1 मोल वाटर होगा, तब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। या फिर दूसरा वही है कि 2H2 प्लस O2 2H2O करें, तो फिर उसके मुताबिक क्या होगा कि 1 मोल वाटर बनाने के लिए 2 मोल के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगी। तो 1 मोल के लिए 1 मोल, और 1 मोल के लिए देखें अगर हम इसको 2 कर दें, 2H2 और हाफ खत्म हो जाएगा, O2 रह जाएगा, इधर भी 2H2 आ जाएगा।
तो 2 मोल्स के लिए 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल के लिए क्या रह जाएगी 1 मोल हाइड्रोजन। और 1 मोल हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 1 mole hydrogen gas at standard temperature pressure occupies 22.414 dm cubic। तो ये ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 112। A chemical reaction has theoretical yield 25 gram but actual 20 gram of product is formed, what is the percent yield। देखें theoretical yield भी दी हुई है, actual yield भी दी हुई है। तो actual yield कितनी है 20, theoretical कितनी है 25, 20 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो आंसर क्या आएगा 80। तो परसेंट yield कितनी होगी 80, या yield कितनी होगी 80%। Question 113. Which one of the following most clearly demonstrate a key characteristic of redox reaction। कौन सा जो है वो redox reaction को most clearly explain कर रहा है। देखिए water boiling to steam, यहाँ कोई redox reaction नहीं होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं, यहाँ हो रहा है। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्स इन वाटर, कोई redox reaction नहीं हो रहा, सिर्फ वो डिसॉल्व हो रहा है। और एथेनॉल एवापोरेट्स एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पर भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा। सो बाकी तीनों केसेस में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ इस केस में हो रहा है जहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 और क्लोरीन की 0 से -1 हो रही है। तो एक से ही ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन 114। इफ 100 kg ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड by the system and 40 kg of work is done on the system, then what is the change in internal energy। कि अगर 100 किलो जूल जो है वो हीट अब्सॉर्ब हो रही है और 40 किलो जूल जो है वो सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगी। टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगी वो क्या होगी Q प्लस W। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो Q कितना है +100 और वर्क डन कितना है +40, तो ये दोनों सम अप होके कितना हो जाएंगे 140। हाँ अगर यहाँ पे यूं होता, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूं होती कि 40 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो फिर बाय द सिस्टम जो होता वो नेगेटिव होता, उस सूरत में 100 -40 हो जाता, उस केस में आंसर होता +60। लेकिन इस केस में अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या होगा 140। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe2 पॉजिटिव। देखिए Fe2 पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होती है, आर्गॉन 4s2 20d6। अब अगर हम क्या करें, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें 4s वाले, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d6 रह जाएगा। 3d6 का मतलब क्या है, एक डी ऑर्बिटल जो है वो क्या होगा पेड अप होगा और बाकी जो डी होंगे वो क्या होंगे अनपेड होंगे। तो हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देयर आर 4 अनपेड electrons। Question 116. If the percent yield and actual yield is 80 and 20 gram respectively, what will be the theoretical yield। तो सिंपल फार्मूला लगाएं yield का, percent yield is equals to actual yield by theoretical yield multiplied by 100। percent yield की जगह 80 पुट करें, actual yield की जगह 20, theoretical yield unknown है as it is लिखना multiplied by 100। तो theoretical yield को इधर ले आए, actual yield परसेंट yield का आंसर था उससे डिवाइड करें 20 by 80 multiplied by 100, तो ये आंसर कितना आता है 25 ग्राम। इसके बाद है क्वेश्चन 117। Which of the following is best identifies the redox reaction? Transfer of protons, transfer of electrons, absorption of light, exchange of ions। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे आप सबको पता है कि आंसर क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, दूसरी क्या करती है गेन करती है, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन 118। मेथनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ, मेथनॉल किसकी रिडक्शन से बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन। देखें फॉर्मल्डिहाइड की रिडक्शन से मेथनॉल बनेगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा बाकी क्यों करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो एथेनॉल बनेगा, मेथनॉल नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा प्रोपेनॉल और यहाँ क्या बनेगा 2 प्रोपेनॉल। सो बाकी केसेस में मेथनॉल नहीं बनता, मेथनॉल किस केस में बनेगा फॉर्मल्डिहाइड के केस में बनेगा। लिहाजा 118 का जो आंसर है वो क्या है ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 119 है, आयुपिक नेम ऑफ CH3 होल 3 CH2Br।
देखें अब यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन आएगा, फिर आगे कार्बन है और उसके साथ 3 CH3 है, इधर इधर और इधर। अब अगर आप इसकी नंबरिंग करें 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा पेरेंट नेम, और 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन इसमें 2 पोजीशन पे क्या लगे हैं, 2 मिथाइल, तो क्या होगा 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो देखिए 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन कहाँ पे है, 1 ब्रोमो पेंटेन नहीं है, 1 ब्रोमो 2 ट्राइमिथाइल इथेन नहीं है, 3 मिथाइल नहीं है इसमें, बल्कि ब्रांचेस में कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल है। सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और आखिरी ऑप्शन क्या है, डी 2 ब्रोमो पेंटेन, ये भी नहीं है क्योंकि 5 कार्बन की चेन भी नहीं है और ब्रोमीन 2 पे भी नहीं अटैच, लिहाजा ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 ब्रोमो, जो कि ब्रोमीन 1 पे लगा है, 1 कार्बन पे लगा है और चेन कितने की है, 3 की है, तो प्रोपेन होगा, और 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं तो क्या नाम बनेगा, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर, कौन सा जो है वो एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। तो देखें कौन है, वुड, जेमस्टोन, कोक, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये कैसा होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या शो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी एक डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और एक डायरेक्शन में नहीं करता। The next question 121, in a unit cell of crystal lattice angle beta is between, अच्छा बीटा है ना तो उसमें बी साइड नहीं आएगी, तो ए और बी साइड नहीं, बी और सी साइड नहीं, ए और सी साइड। तो बीटा जो होगा वो ए और सी फेस के बीच में होगा, तो यहाँ पे कौन से फेसेस के बीच में होगा, ये फेस ए और फेस सी के बीच में। पिक द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड पिक कीजिए, सीमेंट, सिरेमिक, कंक्रीट, ऑप्शन डी कॉपर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होगा, कॉपर। इसके बाद क्वेश्चन 123 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोरान इन ग्राउंड स्टेट। देखिए बोरान की ग्राउंड स्टेट, बोरान है एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2px1। अब देखें 1s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हैं ग्राउंड स्टेट में, 2s2 पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं ग्राउंड स्टेट में, सिर्फ 2px1 जो है यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड है। जैसे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक होगा। एक से ज्यादा तब होंगे जब ये एक्साइटेड में जाएगा, जब ये एक्साइटेड में जाएगा बोरान तो वहां पे इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म, कौन सी टाइप का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। देखें फ्री रेडिकल जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है या डिफ्यूज लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो आयरन 3 क्लोराइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल नहीं होता, तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब यहाँ पे होती क्या है, सब्स्टिट्यूशन होती है, एडिशन नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 125, एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनमें देखिए तो लिथियम है फर्स्ट ग्रुप से, इसके बाद कैल्शियम और बेरियम सेकंड ग्रुप से, और एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से। एल्यूमिनियम भी थर्ड ग्रुप में ऊपर है, लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में ऊपर है, और बेरियम जो है सेकंड ग्रुप में नीचे है, तो इट मीन्स कि बेरियम का साइज सबसे बड़ा होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम बनेगा। बेरियम की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी इन चारों में सबसे कम होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस। देखिए अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। अब ये जो प्रोडक्ट बनती है इसको जब हीट किया जाएगा तो कार्बोनेट्स नहीं बनेगा, अल्केन नहीं बनेगा, एस्टर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, अमाइड प्रोडक्ट बनेगी, यानी CH3 सी डबल बॉन्ड NH2 बनेगा। तो इस केस में क्या बनेगा, अमाइड प्रोडक्ट बनेंगे, और ऑप्शन डी जो है वही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके साथ ही ये यूएचएस का 2025 का पेपर जो है वो एंड हो गया है। मेरे हिसाब से इस पेपर में अगर देखा जाए
तो सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े ट्रिकी थे, बाकी पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। इस पेपर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों ने फिर भी गलतियाँ की। इस पेपर में सिवाय वो जो एक्स वाई जी के ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन शायद और ऐसा था कि जो थोड़े से तगड़े थे। बाकी सारे क्वेश्चन जो थे इस पेपर में, अभी हमने देखा भी है, सॉल्व भी किए हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो किसी एक आध जगह पे ऐसा था, वो जो CFT और वेस्पर वाला था, वो दोनों सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन शो नहीं करते, लेकिन CFT तो बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहाँ पे इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो था वो CFT था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ओवरऑल ये पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। तो अगर बच्चा इसमें से 45 में से आराम से 42 तो आराम से ले सकता था, 43। बाकी 2-3 क्वेश्चन पे जो है ना वो गड़बड़ हो सकती थी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एंट्री टेस्ट वाले बच्चे एक बात और भी याद रखें, कि बच्चा सोचता है कि अच्छा 45 में से 2-3 गलत हो गए तो क्या होगा, नहीं। यहाँ पर अगर 45 में से 2-3 गलत हो गए ना, तो बायोलॉजी में भी अब 80 में से 3-4 गलत कर देंगे, तो 7-8 तो आपके यहाँ ही गलत हो गए। आप 180 से किधर आ गए, 172 पे। तो बाकी जो पेपर है उसमें भी आप गलतियां करेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 वो 160 के करीब आ जाते हैं, और फिर बहुत थोड़े से मार्जिन से जो है वो आप रह जाते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, और आपने बहुत सेंसिबली पेपर करना है।